तो गाइस, जैसा कि पिछले पार्ट में हमने अभी तक देखा कि विंड्री, एल और एडवर्ड तीनों डबलिथ शहर की तरफ निकल पड़ते हैं और दूसरी तरफ हम माइस को देखते हैं जो कि अपने काम के लिए निकल रहा होता है और एलिसिया उसे बोलती है, पापा क्या आप जल्दी घर आ सकते हो प्लीज? हाँ बेटी, मैं पूरी कोशिश करूंगा, तुम चिंता मत करो, मैं आज जल्दी आ जाऊंगा। और ट्रेन के अंदर विंड्री एड से पूछती है, एड तुम अपने टीचर से क्यों मिलना चाहते हो? और एडवर्ड उसे बताता है कि फिलोसोफर स्टोन के बारे में उन्हें आज तक कुछ भी पता नहीं चला है, उन्हें नहीं पता चला कि क्या सच है क्या झूठ है, इसीलिए वो सीधा अपने टीचर से जाकर अब पूछना चाहते हैं उनसे। और दूसरी तरफ हम माइस को देखते हैं जिससे पता चलता है कि लियोर सिटी के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं लीटो कल्ट की वजह से, और उसे समझ में आ जाता है कि पहले इशबाल में और अब ईस्ट में सेम उसी तरह के दंगे फसाद होने शुरू हो चुके हैं। और अब माइस को कुछ रियलाइजेशन होता है और वो वहां से उठकर चला जाता है लाइब्रेरी की तरफ और ये लाइब्रेरी के अंदर एक मैप निकालता है और कुछ इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर देता है। और अभी सोचता है लियोर के अंदर दंगे फसाद हो रहे हैं, ओके, और फिलोसोफर स्टोन बनाने के लिए भी क्या चीज सी होती है? इंसान, है ना। और मैप के अंदर ये एक सर्कल ड्रॉ करने लगता है और इसे पूरा का पूरा मास्टरमाइंड समझ में आ जाता है कि आखिरकार इस देश के अंदर चल क्या रहा है। और जैसे ही माइस को ये सब कुछ पता चल जाता है तभी लस्ट वहां पर आ जाती है और कहती है, तुम्हें बहुत कुछ पता चल गया है, अब मैं तुम्हें जिंदा नहीं रहने दे सकती। और माइस ह्यूज इसकी छाती पर एक टैटू भी दिखता है। ओहो, कूल टैटू है, क्या बात है, कहां से बनवाया? और तभी माइस अपना चाकू निकालता है लेकिन तभी लस्ट उस पर हमला कर देती है अपने पंजों से और माइस बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है और किसी तरह से अपनी जान बचाकर उस रूम से बाहर आता है। और हम देखते हैं कि लस्ट के सिर के ऊपर भी एक चाकू इसने घुसेड़ दिया होता है लेकिन लस्ट अभी भी जिंदा होती है और माइस अपनी जान बचाते बचाते वहां से भागने लगता है। और इसकी एक साथी से पूछती है, अरे सर क्या हुआ आपको? आपका तो बहुत खून बह रहा है, ये कैसे हुआ? लेकिन माइस उसे बोलता है, नहीं कुछ नहीं हुआ, मुझे फोन यूज करना है। इसलिए अभी बाहर एक बूथ पर जाता है और फोन पर बोलता है, मुझे रॉय मस्टैंग से बात करनी है, क्या ये ईस्टर्न हेडक्वार्टर है? रॉय मस्टैंग को फोन दो जल्दी से जल्दी, ये एक इमरजेंसी है, जल्दी कॉल लगाओ उसे, जल्दी करो, मिलिट्री खतरे में है। और तभी माइस के पीछे कोई आ जाता है और हम देखते हैं कि ये रॉस होती है, ये इस पर गन तान देती है और बोलती है, माइस फोन को नीचे रख दो वरना मैं तुम्हें गोली मार दूंगी। और माइस उसे देखकर कहता है, सेकंड लेफ्टिनेंट रॉस? नहीं तुम वो नहीं हो, ये कैसी बातें कर रहे हो, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट मारिया रॉस ही तो हूँ, भूल गए तुम मुझे? इसके बाद माइस बोलता है कि तुम वैसी दिख तो रही हो लेकिन तुम वो नहीं हो। सेकंड लेफ्टिनेंट रॉस की आंखों के नीचे एक मूल है। और ये लड़की स्माइल करती है और बोलती है, क्या बात है, तुम तो बहुत ज्यादा ऑब्जर्वेंट हो। और ये लड़की अपने हाथ से एक एल्केमी परफॉर्म करती है और एक तिल बना लेती है जिसका मतलब है कि ये एनवी है जिसे हमने पिछले पार्ट में देखा था, ये वही है। और माइस सोचता है अपने मन में, इसकी टैंट, ये चल क्या रहा है भाई, मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ, ये हो क्या रहा है? और एनवी से कहती है, तुम्हारा वक्त अब खत्म हो चुका है, तुमने हमारे बारे में बहुत कुछ पता लगा लिया है और अब तुम्हें मरना होगा। और माइस एक चाकू निकालता है इस पर अटैक करने के लिए और ये अब ग्रासिया में बदल जाती है जिसकी वजह से माइस उस पर हमला नहीं कर पाता। ये ग्रासिया इसकी वाइफ है और एनवी माइस के ऊपर गोली चला देती है। इसके बाद हम रॉय को देखते हैं जिससे एक फोन आता है कि माइस ह्यूज आपसे बात करना चाहते हैं। और रॉय बोलता है, क्या फिर से इस और के काम नहीं है क्या, चेप होता रहता है मेरे साथ, चलो ठीक है यार कनेक्ट करो, क्या बोलना है इसे। और जैसे ही कनेक्ट होता है बोलता है, हाँ देखो भाई इस बार अपनी बेटी के बारे में बात मत करना तुम, ठीक है ना, मैं फोन काट दूंगा, अभी कुछ जरूरी है ना तो बता दे मेरे को। लेकिन सामने से कोई भी जवाब नहीं आता और ये देखकर रॉय मस्टैंग थोड़ा सा परेशान हो जाता है और पूछता है, माइस क्या तुम वहाँ पर हो? माइस हेलो। और हम देखते हैं कि माइस अपनी आखिरी सांसें गिन रहा होता है। माइस उस फोन को पकड़ने की कोशिश करता है लेकिन तभी एनवी आके उस फोन को काट देती है, या काट देता है। और माइस अपनी आखिरी सांसों में एलिसिया और ग्रासिया को याद करता है, ग्रासिया, एलिसिया मुझे माफ कर देना, मैं अपना वादा नहीं रख पाया, और मर जाता है। इसके बाद हम उसके फ्यूनरल को देखते हैं जहाँ पर पूरी की पूरी मिलिट्री आई होती है और एक आर्मी को जिस तरह की रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए वैसी ही रिस्पेक्ट माइस को मिल रही होती है। और वहाँ पर किंग ब्रैडली भी होते हैं, आर्मस्ट्रांग होता है और रॉय भी होता है। इसके बाद माइस ह्यूज को दफनाया जाता है जिसे देखकर एलिसिया बोलती है, पापा को क्यों दफना रहे हैं, पापा अब काम करने कैसे जाएंगे? अब थोड़ी देर बाद शाम हो जाती है और हम रॉय को देखते हैं माइस की कब्र के पास और हमें पता चलता है कि माइस को ब्रिगेडियर बना दिया होता है क्योंकि वो ड्यूटी के वक्त मारा गया था, इसलिए उसे एक प्रमोशन दिया जाता है उसकी मौत पर। और हम देखते हैं कि रॉय मस्टैंग रो रहा होता है। इसके बाद रॉय माइस के एक साथी से मिलता है और माइस का साथी उसे बताता है कि अचानक से माइस लाइब्रेरी की तरफ गया और उसी के बाद से ये सब कुछ हुआ। और वो दरवाजा खोलकर दिखाता है लाइब्रेरी का उसे जहाँ पर सब कुछ बिखरा हुआ होता है। और रॉय बोलता है, ये क्या भाई इतना खून खराबा, यहाँ पर पक्का कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। और इसके बाद इन्हें इसके ब्लड स्टेन्स दिखाई देते हैं और उसे फॉलो करते हुए जहाँ पर जो लड़की होती है वहाँ पर उससे पूछताछ की जाती है और वो लड़की बताती है कि माइस ह्यूज बहुत ज्यादा इंजर्ड थी और इन्होंने कुछ भी उसे नहीं बताया और चुपचाप बस फोन बूथ की तरफ चले गए थे। और अब रॉय बाहर जाता है उस फोन बूथ के पास और अपने मन में सोचता है, जरूर माइस को कुछ ना कुछ बड़ा पता चला था, वो इसीलिए मुझे फोन कर रहा था और उसने ईस्टर्न हेडक्वार्टर में भी कहा था ना कि एक इमरजेंसी है, मिलिट्री को खतरा है, वो मुझसे क्या कहना चाहता था, ऐसा क्या हुआ था यहाँ पर? इसका मतलब यही है कि इसके पीछे बहुत लोगों का हाथ है, ये एक पूरी की पूरी ऑर्गेनाइजेशन का काम है और इसमें जरूर मिलिट्री लीडर्स का भी हाथ है। अभी तो मुझे इसके बारे में कुछ ज्यादा नहीं पता लेकिन जैसे ही मैं सेंट्रल पहुंच जाऊंगा वैसे ही मैं अपना इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दूंगा, मुझे माइस की मौत का बदला लेना ही होगा। इसके बाद हम एल्ड्रिक ब्रदर्स और विंड्री को देखते हैं जो कि उसी ट्रेन में होते हैं और हंसी मजाक कर रहे होते हैं और उन्हें कोई भी अंदाजा नहीं होता कि माइस ह्यूज की डेथ हो चुकी है। अब इसके बाद ये दोनों डबलिथ पहुंच जाते हैं जहाँ पर एड बोलता है, चलो एल आ गया हमारा शहर। और ये दोनों अपने मास्टर के घर पर जाते हैं और अचानक से ही वहाँ पर एक चाकू निकल कर आता है इनके सामने और एक बहुत भयानक दिखने वाला बंदा भी निकलता है बाहर और हमें पता चलता है ये बंदा कोई और नहीं बल्कि इनके मास्टर का हस्बैंड है। इसके बाद ये बंदा आगे आता है और एडवर्ड का सर सहलाने लगा और बोलता है, अरे तुम तो छुटकू ही रह गए। और ये सुनकर एडवर्ड रोने लग जाता है, सारे छुटकू बोलते हैं भाई इजुमी एडवर्ड छुटकू तुमसे मिलने आया है। और तभी इजुमी दरवाजा खोलती है और एक जोरदार लात मारती है
एडवर्ड के मुंह पर, जिसकी वजह से एडवर्ड उड़ता उड़ता दूर जाकर गिरता है। और हम इस बंदी का चेहरा देखते हैं। ये क्या भाई, इतना डरावना चेहरा। ये लड़की बहुत गुस्से में होती है, बेवकूफ कहीं के, और इस पर चिल्लाने लग जाती है। लेकिन तभी ये खून की उल्टियां करना शुरू कर देती है। अब ये सभी लोग इसके घर में जाते हैं और एडवर्ड उससे फिलोसोफर स्टोन के बारे में पूछता है, लेकिन उजुमी उससे कहती है नहीं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन सेंट्रल के अंदर मैं एक एल्केमिस्ट से मिली थी जिसको इसके बारे में बहुत कुछ पता था। और एडवर्ड उससे पूछता है अच्छा कौन है वो, और इजुमी से बोलती है कि शायद उसका नाम होहेनाइम था उसका नाम। और ये सुनकर एडवर्ड का चेहरा लटक जाता है और बहुत गुस्से में आ जाता है। अच्छा तो वो जिंदा है। और इजुमी उससे पूछती है अच्छा तो क्या तुम उसे जानते हो क्या। और एडवर्ड उसे बोलता है वो हमारे फादर है, उसी की गलती है, हमारी मॉम की डेथ हुई थी। इसके बाद ये लोग एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर होहेनाइम रातों रात इन्हें छोड़कर चला जाता है। इसके बाद हम एड और एल्फोंसो को देखते हैं जो कि सोने वाले होते हैं। और एड बोलता है भाई हमारी मास्टर तो बिल्कुल भी नहीं बदली। और एल्फोंसो से कहता है हाँ भैया, जब हम पहली बार उनसे मिले थे तब भी वो बिल्कुल ऐसी ही थी। इसके बाद हम वापस एक फ्लैशबैक में जाते हैं जहाँ पर बहुत ज्यादा बारिश हो रही होती है और नदी का पानी बहुत ज्यादा बढ़ रहा होता है और ये एक बाढ़ में बदलने वाला होता है। सभी लोग बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे होते हैं एक दीवार बनाने के लिए, लेकिन इनकी मेहनत किसी भी काम नहीं आती क्योंकि पानी बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से इन्होंने जो दीवार बनाई होती है वो टूट जाती है। और तभी इजुमी वहाँ पर पहुंच जाती है जो कि अचानक से उस बाढ़ के अंदर चली जाती है और अपनी एल्केमी का यूज करके एक बड़ी सी दीवार बना देती है, जिसकी वजह से जो बाढ़ आने वाली होती है ये रुक जाती है। और ये दोनों भाई तेजी से इसके पास जाते हैं और बोलते हैं आंटी आंटी प्लीज हमें अपने स्टूडेंट बना लो, हमें एल्केमी सीखनी है। और ये सुनकर इसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और ये अपनी एल्केमी की हेल्प से एक मुक्का बनाती है और इन दोनों को दूर फेंक देती है। क्या कहा तुमने, दोबारा बोलना जरा, मैं आंटी दिखती हूँ तेरे को हैं। और एडवर्ड बोलता है हमें माफ कर देना, हमें माफ कर देना, परियों की रानी प्लीज आप हमारी मास्टर बन जाओ, हमें एल्केमी सीखनी है। लेकिन इजुमी अभी भी इसकी बात नहीं मानती और इजुमी से बोलती है अबे ओ इतना भी जिद्दी मत बनो तुम लोग, छोड़ो मुझे, छोड़ो मेरा हाथ। क्या तुमने अपने पेरेंट्स से परमिशन भी ली है, यहाँ पर आकर हैं क्या कर रहे हो ये। और तभी एक बंदा आता है और बोलता है एक्चुअली इनके कोई पेरेंट नहीं है, रिसेंटली इसके पेरेंट्स मर चुके हैं। इसके बाद इजुमी इनकी तरफ देखती है और इसको बहुत ज्यादा दया आ जाती है इन दोनों पर और ये मना नहीं कर पाती। फिर इसके बाद इजुमी एल्ड्रिक ब्रदर्स को एक छोटे से टापू के अंदर लेकर जाती है और वहाँ पर इन्हें छोड़ देती है और बोलती है ठीक है ये तुम्हारा पहला टेस्ट है, तुम्हें यहाँ पर खुद से सर्वाइव करना होगा, तुम यहाँ पर एल्केमी का यूज नहीं कर सकते और अगर तुम 30 दिनों तक यहाँ पर सर्वाइव कर जाते हो किसी तरीके से तो उसके बाद तुम्हारी रियल ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी एल्केमी वाली। और हाँ एक और बात, वन इज ऑल इज वन, तुम्हें इस चीज का पता लगाना है कि ये क्या है 1 महीने के अंदर अंदर। अगर तुम नहीं कर पाइए तो मैं दोबारा से तुम्हें तुम्हारे गाँव छोड़कर आऊंगी पर्सनली और फिर मैं तुम्हारी मास्टर नहीं बनूंगी। और जाते जाते ये एक चाकू पकड़ा देती है बस से और इजुमी यहाँ से चली जाती है और एल्ड्रिक ब्रदर्स ये देखकर चिल्लाने लग जाते हैं और रोने लग जाते हैं भाई क्या करेंगे हम यहाँ पे, अब ये तो चलेगी। इसके बाद रात हो जाती है और इन दोनों को बहुत ज्यादा भूख लगी होती है और इनके आसपास जंगली जानवर घूम रहे होते हैं और ये दोनों सो रहे होते हैं। और तभी एडवर्ड चिल्लाने लग जाता है इसकी टैंट ये किस तरह की एल्केमी है भाई, क्या ये। और तभी अचानक से इसका पेट गुड़ गुड़ करने लग जाता है और ये फिर से सो जाता है और दोनों बहुत ज्यादा भूखे होते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उसी फ्लैशबैक के अंदर और इस लड़की का हस्बैंड उसे कहता है मुझे इनकी बहुत चिंता हो रही है और ये तो छोटे छोटे बच्चे हैं, ये कैसे सर्वाइव कर पाएंगे उस आइलैंड पर। लेकिन इजुमी से बोलती है तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, अगर ये ऐसा नहीं करेगी तो इन लोगों का एल्केमी टैलेंट बाहर निकल कर नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि एल्ड्रिक ब्रदर्स ने ये एक खरगोश को पकड़ लिया होता है और तभी ये दोनों भाई उस खरगोश का मासूम सा वो चेहरा देखते हैं और उसके मासूम चेहरे को देखकर इनकी हिम्मत नहीं होती उसे मारने की और एडवर्ड की फट जाती है और एल्फोंसो को दे देता है वो चाकू और बोलता है भाई तू कर यार काम, मैं क्यों करूं, तुम करो ना भैया। और ये दोनों आपस में झगड़ने लग जाते हैं और तभी वहाँ पर एक लोमड़ी आती है जिसने उस खरगोश को चुरा लिया होता है। एल्ड्रिक ब्रदर्स उसका पीछा करते हैं और हम देखते हैं कि वो लोमड़ी उस खरगोश को अपने बच्चे को देती है और वो छोटे छोटे लोमड़ी के बच्चे उस खरगोश को चीर फाड़ कर खाने लग जाते हैं। और अब इसके बाद ये दोनों मछली पकड़ने का प्लान बनाते हैं। ये दोनों मछली पकड़ने के लिए जाते हैं जहाँ पर एड चिल्लाता है अरे भाई कैसे पकड़ेंगे मछली, हमारे पास फिशिंग रॉड तो है ही नहीं, ना कोई नीडल है हमारे पास, ना कोई चारा, ये क्या मजाक है यार, हट। अब रात हो जाती है और ये लोग फिर से भूखे सो जाते हैं। इसके बाद एल्फोंसो बोलता है ना ही खाना है ना ही आग, कुछ भी नहीं है। और अब अगले दिन बारिश भी होने लग जाती है वहाँ पर और अभी भी भूखे होते हैं और अभी तक 6 दिन बीत चुके होते हैं लेकिन इन लोगों ने कुछ भी नहीं खाया होता अभी तक। दोनों भाई धूप में सो रहे होते हैं और इनकी हालत भी अब बहुत ज्यादा खराब होने लग जाती है। एडवर्ड को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा होता कि अब उसे क्या करना चाहिए और उसे एल्फोंसो एकदम मीट की तरह दिखने लग जाता है और उसे खाने लगता है और एल्फोंसो को काट लेता है और एल्फोंसो ये देखकर हैरान रह जाता है और उसे धक्का मार के पीछे गिरा देता है। और अब इसके बाद एड बहुत सारी चींटियों को देखता है और ये चींटियां इसे चॉकलेट की तरह लग रही होती हैं और एड बहुत सारी चींटियों को निगल जाता है। इसे ऐसा लगता है कि सारी की सारी चींटियां चॉकलेट्स हैं। एड बोलता है कितना खट्टा है, लेकिन फिर भी ये खा लेता है उन चींटियों को। और इसके बाद ये दोनों खुद को मोटिवेट करते हैं और कहते हैं नहीं एल, हम यहाँ पर ऐसे नहीं मर सकते, हमें इस ट्रेनिंग को पूरा करना है, हमें अपनी मॉम को वापस लाना है, हमें ये करना ही होगा। और आगे ये दोनों शिकार करते हैं और एक खरगोश को पकड़ लेते हैं, मछली पकड़ने जाते हैं और एक मछली को भी पकड़ लेते हैं और आग भी लगा लेते हैं और उसी में भून कर खाने लगते हैं। और इसी तरह से ये पूरे 30 दिन वहाँ पर सर्वाइव कर जाते हैं। इसके बाद एडवर्ड बोलता है ये जो पूरा का पूरा टापू है जिस पर अभी हम हैं, ये शायद कभी किसी वक्त पर पानी के नीचे रहा होगा और शायद लाखों साल बाद ये किसी पहाड़ी की चोटी भी बन सकती है। यानी कि सब कुछ कनेक्टेड है, ये सब कुछ एक बहुत बड़े से झरने की तरह है और शायद इसी झरने को हम यूनिवर्स कहते हैं। और यूनिवर्स के नजरिए से हम भी एक चींटी जैसे ही हैं, हम इंडिविजुअल हैं, हम वन हैं और इस पूरी की पूरी दुनिया के अंदर हैं। यानी कि जो ऑल है उसके अंदर हम वन हैं और बहुत सारे ऐसे वंस मिलने के बाद ऑल यानी कि यूनिवर्स बनता है। और इसके बाद अगले दिन इजुमी वहाँ पर आ जाती है और इनसे जवाब मांगती है और एल्फोंसो से बताता है ये जो ऑल है ये पूरी दुनिया है। और एडवर्ड उसे बोलता है और जो वन है वो मैं हूँ, जिसको सुनने के बाद इजुमी हंसने लग जाती है तो तुमने उसे ढूंढ ही लिया, बहुत बढ़िया, मुझे तो
तुमसे यही उम्मीद थी। ठीक है, अब तुम्हारी ट्रेनिंग हम शुरू कर सकते हैं। और ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। और अब इसके बाद इन दोनों की ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, जहाँ पर इज़ूमी एक इन्हें पढ़ा रही होती है एल्केमी के बारे में और साथ में फिजिकल ट्रेनिंग भी दे रही होती है। और ये दोनों के दोनों मिलकर भी इज़ूमी को छू तक नहीं पा रहे होते। मास्टर, आप तो बिना ट्रांसमिटेशन सर्कल के भी एल्केमी परफॉर्म कर लेती हो, आप ये कैसे करती हो? और इज़ूमी उसे कहती है, अगर तुम कभी भी ट्रुथ के पास पहुंच जाते हो तो तुम भी शायद ये कर सकते हो। और इसके बाद तभी एडवर्ड उस फ्लैशबैक से बाहर आता है और एडवर्ड को समझ आ जाता है, एक सेकंड, क्या हमारी मास्टर ने भी द ट्रुथ देखा है? भाई साहब, मतलब इस इज़ूमी ने भी उस चीज को देखा है जो एडवर्ड ने देखी थी। और अगली ही सुबह एडवर्ड अपनी मास्टर के पास जाता है और इसकी मास्टर उससे पूछती है, क्या बात है, तुम उससे कुछ बात करना चाहते हो? और इज़ूमी एक भाला बनाकर सीधा अटैक कर देती है एडवर्ड के ऊपर, जहाँ पर एडवर्ड उसे डॉज कर लेता है। लेकिन जब इसके ऊपर फिर से हमला होता है तो ये अपनी एल्केमी का यूज करता है और उस भाले के 2 टुकड़े कर देता है। इसके बाद इज़ूमी बोलती है, जैसा मैंने सोचा था, तुम भी एक बिना ट्रांसमिटेशन सर्कल ड्रॉ किए एल्केमी परफॉर्म कर सकते हो एडवर्ड। तुमने वो देखा है ना एडवर्ड? देखा है कि नहीं, बताओ मुझे। लेकिन एडवर्ड उससे कुछ नहीं कहता और अब इज़ूमी चिल्लाकर उसे डराकर बोलती है, देखा है कि नहीं? और एडवर्ड डर कर उसे बोल देता है, हाँ देखा है यार, देखा है। इसके बाद इज़ूमी उसे बोलती है, मास्टर और स्टूडेंट दोनों ने एक ही गलती की। इसके बाद एडवर्ड बोलता है, मास्टर, क्या आपने भी उसे देखा है? और इसके बाद हम इज़ूमी का एक फ्लैशबैक देखते हैं, जहाँ पर इसने भी ह्यूमन ट्रांसमिटेशन एल्केमी परफॉर्म करने की कोशिश की थी, जहाँ पर इसके साथ भी वही सेम गड़बड़ हो जाती है जो कि इन दोनों भाइयों के साथ हुई है। और इसके जो इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं वो गायब हो जाते हैं और इसने भी द ट्रुथ को देखा होता है। और ये लड़की किसी एक छोटे से बच्चे को ट्रांसम्यूट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन वो पूरी तरह से फेल हो जाता है। दरअसल इस इज़ूमी को बेबीज पैदा करने में बहुत मुश्किल आ रही होती है और इतनी बार ट्राई करने के बाद भी ये एक बार भी सही से डिलीवरी नहीं कर पाती है। इसीलिए इसने वो किया जो इसे नहीं करना चाहिए था। इसने ह्यूमन ट्रांसमिटेशन एल्केमी से एक बेबी बनाने की कोशिश की जो कि पूरी तरह से फेल हो गया और इसकी वजह से इसके जो ऑर्गन्स थे वो द ट्रुथ ने ले लिए थे, जिसकी वजह से अब बीमार ही रहती है। और इज़ूमी एडवर्ड से कहती है, मैं बेवकूफ थी, मुझे तुम्हें बहुत पहले ही सब कुछ बता देना चाहिए था। और इन दोनों को गले से लगा लेती है और इसके बाद ये दोनों भी उसे गले से लगा लेते हैं और बोलते हैं, हमें माफ कर देना, ये हमारी गलती है। और अब इसके बाद एडवर्ड अपना सर झुकाता है और उसे बोलता है, थैंक यू मास्टर, हर चीज के लिए आपका थैंक यू। और इसके बाद ये लोग डबलिथ स्टेशन की तरफ चले जाते हैं, जहाँ पर इसका हस्बैंड इसे छोड़ने के लिए जाता है और कहता है, तो ठीक है एडवर्ड, अगर आसपास कहीं आओगे ना दोबारा से तो हमसे मिलके जाना दोबारा, ठीक है? इसके बाद हम इज़ूमी को देखते हैं जो कि अपना चाकू तेज कर रही होती है और तभी एडवर्ड वहाँ पर पहुंच जाता है और इज़ूमी उसे देखकर कहती है, अरे तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? और एड बोलता है, मास्टर, हम एक क्लू ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं जिसकी वजह से हमें हमारी बॉडीज वापस मिल जाए, हम ऐसे ही खाली हाथ नहीं जा सकते, प्लीज हमारी हेल्प करो। और इज़ूमी बोलती है, अबे ओ अपने घर जा, ठीक है ना? पर एडवर्ड कहता है, नहीं हम नहीं जाएंगे। और इसके बाद ये तीनों बैठ के बात करने लग जाते हैं, जहाँ पर इज़ूमी बोलती है, एल तुमने द ट्रुथ को तो नहीं देखा है ना? और एल बोलता है, नहीं मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता। पर इज़ूमी उसे बोलती है, शायद से तुम्हारी मेमोरी खो चुकी है, शॉक की वजह से तुमने अपनी पूरी की पूरी बॉडी खो दी है, ऐसा हो ही नहीं सकता है कि तुमने ट्रुथ को ना देखा हो। और इसके बाद एड बोलता है कि वो समझ गया है कि इन दोनों ने ट्रुथ को देखा है ना? और एल्फोंसो ने तो अपनी पूरी की पूरी बॉडी ही खोई है, तो सबसे ज्यादा नॉलेज तो अभी एल्फोंसो को ही होगी ट्रुथ के बारे में। तो अगर इसको इसकी मेमोरी वापस मिल जाए तो इन्हें पता चल सकता है कि इन्हें इनकी बॉडी वापस कैसे मिलेगी। लेकिन एल्फोंसो डरते हुए कहता है, अगर एक मौका है हमारी बॉडी को वापस पाने का तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ। और इसके बाद इज़ूमी बोलती है, ठीक है, मेरा एक दोस्त है, मैं उससे बात करूंगी तुम्हारी मेमोरीज को वापस लाने के लिए, ठीक है? और इनके कमरे के बाहर हम लोग देखते हैं कि एक लीजर्ड जैसा क्रीचर होता है जो कि इनकी सारी की सारी बातें सुन रहा होता है और बोलता है, जरूर इसी ने उस सोल को ट्रांसफर किया होगा उस आर्मर के अंदर। और इसके बाद हम ईस्टर्न हेडक्वार्टर्स का सीन देखते हैं, जहाँ पर रॉय मस्टैंग बोलता है, सार्जेंट मेजर काइन फ्यूरी, वारंट ऑफिसर वाटो फॉलमन, सेकंड लेफ्टिनेंट हेमन स्प्रेडा, सेकंड लेफ्टिनेंट जीन हैवॉक, लेफ्टिनेंट रीजा हॉकाई, तुम सबको ट्रांसफर किया जाता है सेंट्रल में मेरे साथ और तुम लोगों का कोई भी बहाना नहीं चलेगा, तुम सबके सब मेरे साथ चल रहे हो, समझे तुम? अब इसके बाद हमें एल्फोंसो को देखते हैं जो कि झाड़ू लगा रहा होता है और तभी इसके सामने एक पेपर आकर गिरता है। ये इस पेपर को खोलता है और पढ़ने लगता है और हमें पता चलता है कि वो जो लीजर्ड वाला क्रीचर होता है जो कल रात को इनकी बातें सुन रहा था, ये पेपर उसी ने फेंका होता है। डेविल्स नेस्ट नाम की एक जगह को देखते हैं जहाँ पर एक बंदा बोलता है, हाँ भाई आ गया वो। और चलते चलते एक जगह पर पहुंच जाता है, उसी डेविल्स नेस्ट नाम की जगह पर, और वहाँ पर एक लड़का और एक लड़की होते हैं और बोलते हैं, हम तुम्हारा ही इंतजार कर रहे थे। और एल्फोंसो ने उसी पेपर को दिखाता है जहाँ पर लिखा होता है कि उसे उनका सीक्रेट पता है, वी नो योर सीक्रेट, और डेविल नेस्ट में आ जाओ, अगर तुम्हें अपनी बॉडी को वापस लेना है तो तुम लोगों को मेरा सीक्रेट पता है। और ये बंदा बोलता है, चाहिए ना तुम्हें तुम्हारी बॉडी वापस, आ जाओ मेरे पीछे। और तभी एल्फोंसो उसके मुंह के ऊपर एक जोरदार पंच मार देता है और बोलता है, ठीक है मैंने डिसाइड कर लिया, मैं तुम सबकी बत्ती गुल करूंगा और उस सीक्रेट को खुद ही पता लगा लूंगा। इसके बाद ये बंदा बोलता है, अच्छा भाई तो तेरे साथ अब वायलेंस करनी पड़ेगी लग रहा है। और ये बंदा अपनी तलवार निकाल लेता है और एल्फोंसो इसके सर के ऊपर मारता है, लेकिन ये अपनी तलवार की हेल्प से एल्फोंसो का सर निकाल देता है और वो जो दूसरी लड़की होती है ये एल्फोंसो के शरीर के अंदर घुस जाती है, उस आर्मर के अंदर। अरे तुम मेरे अंदर क्या कर रही हो, बाहर निकलो जल्दी। और ये लड़की बोलती है, तो मैं अंदर से कंट्रोल कर रही हूँ, चुप कर जाओ, कैसा लग रहा है अब? इसके बाद एल्फोंसो बोलता है, बाहर निकलो यहाँ से, ऐसा करने पर भी तुम मुझे नहीं रोक सकती। और तभी एक और बंदा वहाँ पर पहुंच जाता है और ये बंदा एल्फोंसो का हाथ पकड़ लेता है और उसका हाथ मोड़कर नीचे पटक देता है। और एल्फोंसो उन सभी से पूछता है कि ये लोग कौन है। तभी एक बंदा एल्फोंसो का सर उठाता है और ये बंदा स्माइल कर रहा होता है बहुत क्रीपी वे में। इसके बाद हमें इन चारों काइमेरास का नाम बताया जाता है, रोआ, बीडो, मार्टेल और डॉल्सीटो, और इस बंदे का नाम होता है ग्रीड। इसके बाद ग्रीड एल्फोंसो को अंदर से देखता है और कहता है, अबे तू तो टीन का डिब्बा है बे, तू तो खाली अंदर से। और एल्फोंसो उन सभी से कहता है, कौन हो तुम सब? और ग्रीडो से बताता है कि ये काइमेरा से सबके सब। लेकिन एल्फोंसो को उसकी इस बात पर यकीन नहीं होता और बोलता है, नहीं ये नहीं हो सकता, काइमेरास कभी भी बात नहीं करते। और
ग्रीड बोलता है, अरे ओ ढक्कन, तेरे अंदर जो लड़की है ना अभी, वो एक काइमेरा है जो कि एक स्नेक के साथ ट्रांसमिट होकर बनी हुई है। और हमारे साथ एक बंदा ये लीजर्ड की तरह है और एक बंदा ये क्रोकोडाइल की तरह। हम सभी लोग किसी न किसी जानवर के साथ ट्रांसमिट होकर काइमेरा में बदल चुके हैं। और कुछ ऐसी चीजें भी है जिसके बारे में दुनिया को नहीं पता। जिन इंसानों को आर्टिफिशियली बनाया जाता है उन्हें ह्यूमनकुलस कहा जाता है। दरअसल ये ह्यूमनकुलस इंसान होते हैं आर्टिफिशियली क्रिएट किए हुए एल्केमी की हेल्प से। और तभी ये रोआ अपने ब्लेड से ग्रीड का सर उड़ा देता है उसके सामने और ग्रीड नीचे गिर जाता है। और एल्फोंसो देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और बोलता है, ये तुमने क्या किया? तुमने अपने ही साथी को मार दिया। और तभी हम देखते हैं कि ग्रीड के चेहरे से लाल रोशनी निकल रही होती है जैसा लस्ट का चमकता है और इसका चेहरा फिर से रीजनरेट हो जाता है। और इसके बाद एल्फोंसो बोलता है, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। और ग्रीड बोलता है, तुम अभी तक नहीं समझे, तुम खुद भी तो एक प्रूफ हो, तुम भी तो एक बॉडी के बिना एक सोल हो। और ग्रीड उससे पूछता है कि इसकी आर्मर को इस सोल के साथ किसने टाई किया था। और इसके बाद हमें एड को देखते हैं जो कि एल्फोंसो को ढूंढ रहा होता है और बोलता है, पता नहीं कहां चला गया ये, कहां है भाई ये एल, क्या तुम हो वहां पर? और तभी वो लीजर्ड वहां पर आता है और बोलता है, मैं तुम्हें बता सकता हूँ कि तुम्हारा भाई कहाँ है। और एड उसे पीट देता है और इन्हीं के बेस के अंदर इसे लेकर चला जाता है। इसके बाद एल्फोंसो उसे देखकर बोलता है, भैया संभल कर रहना, ये लोग बहुत खतरनाक हैं और इनके पास पक्का कोई ना कोई हिंट है हमारी बॉडी को वापस लाने का। और तभी एडवर्ड इसके उसी ओरोबस टैटू को दिखता है। इस टैटू का नाम है ओरोबोरस जो कि उन्हें आर्टिफिशियली क्रिएटेड ह्यूमंस के ऊपर होता है और इन्हें ह्यूमनकुलस कहा जाता है। और तभी ग्रीड बोलता है, अबे ओ टीन के डिब्बे, तेरा मस्त है बे, ना तुझे भूख लगती है, ना तुझे नींद आती है, ना तू थकता है, मेरे हिसाब से तो बहुत बढ़िया है। और ये सुनकर एडवर्ड को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और बोलता है, अपनी बचता तू, अब तू गया बेटे। और अब एडवर्ड अपनी एल्केमी का यूज करके अपने हाथ को एक चाकू में बदल लेता है। भाई इसको एक ही अटैक आता है बस और कुछ नहीं है इसके पास। और इसके बाद ग्रीड बोलता है, रोआ इस आर्मर वाले को ले जाओ, हम इससे दूर ले जाएंगे और इसके टुकड़े टुकड़े कर देंगे। अब एडवर्ड उन पर बहुत सारे पंचेस मारता है लेकिन ग्रीड आसानी से उसे डॉज कर रहा होता है। इसके बाद एडवर्ड अपनी एल्केमी का यूज करके कुछ सीढ़ियां बनाता है और ऊपर की तरफ जाकर ग्रीड के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन ग्रीड अपने हाथों की हेल्प से डिफेंस कर लेता है। दरअसल मैं तुम्हें बताना भूल गया, मेरी शील्ड मेरी पूरी की पूरी बॉडी को पूरी तरह से कवर कर सकती है। और दूसरी तरफ हम इजुमी के हस्बैंड को देखते हैं जिसे एल्फोंसो का झाड़ू मिल जाता है और ये इजुमी को बताता है कि इससे ये झाड़ू वेस्ट स्ट्रीट से मिला है। पहले एल्फोंसो गायब हो गया और अब ये एडवर्ड भी पता नहीं कहाँ चला गया। और इसके बाद इजुमी गुस्से में बोलती है, तुम बेवकूफों को मैं बताती हूँ, अब देखो तुम लोग मेरे सामने आ गए ना, ये दोनों बचेंगे नहीं। अब ये लगता है मुझे इन्हें फिर से स्टूडेंट बनाना होगा और इन्हें सिखाना होगा कि कैसे अपना ख्याल रखना है। और तभी वहाँ पर एक बंदा आता है और उन्हें बताता है कि एडवर्ड जैसा दिखने वाला एक लड़का डेविल्स नेस्ट की तरफ गया है। और इस तरफ हम एडवर्ड को देखते हैं जिसका ऑटोमेल खराब हो चुका है, फिर से खराब हो गया भाई। और एडवर्ड बहुत ज्यादा जख्मी होता है। इसके बाद ग्रीड बोलता है, क्या तुम मर गए? तभी एडवर्ड फिर से खड़ा होता है और एक जोरदार मुक्का मारता है ग्रीड के मुंह के ऊपर, लेकिन इससे इसका ऑटोमेल ही टूट जाता है। जिसके बाद ग्रीड इसके चेहरे को पकड़ लेता है और बोलता है, कितनी बार कहूं मैं तुम्हें, तुम नहीं जीत सकते मुझसे। और इसे दीवार के ऊपर पटक देता है और तभी एडवर्ड उस पर एक जोरदार पंच मारता है। और इस बार ये एडवर्ड का पंच बहुत ज्यादा भारी पड़ता है इसके ऊपर, जिसकी वजह से ग्रीड का जो शील्ड होता है वो टूट जाता है। लेकिन ग्रीड बहुत जल्दी से ही उसे रिकवर कर लेता है। और तभी एडवर्ड कुछ नुकीलेदार पत्थर बनाता है और वो पत्थर इसे चुभ जाते हैं और इसका बहुत सारा खून बह जाता है। इसके बाद एड बोलता है, तुम एक ह्यूमनकुलस हो पर तुम्हारी बॉडी तो नॉर्मल है ना, यानी कि तुम्हारी बॉडी भी कार्बन से ही बनी हुई है। और इसकी पीठ के ऊपर एक कोहनी मार देता है जिसकी वजह से इसकी जो पीठ होती है वहाँ की शील्ड भी हट जाती है और इसकी शील्ड टूट जाती है। और एड उसे बोलता है, तुम एक साथ अपनी शील्ड को और खुद को रिकवर नहीं कर सकते। और तभी एडवर्ड के पीछे का दरवाजा होता है वो टूट जाता है और इजुमी वहाँ पर आ जाती है। इसके बाद ग्रीड बोलता है, अरे कम ऑन यार, मैं कुड़ी से लड़ूंगा अब। लेकिन तभी इजुमी इसके पास आती है और इसके सर के ऊपर हाथ रख के अपनी एल्केमी परफॉर्म करती है जिसकी वजह से इसका शील्ड टूट जाता है और ये दीवार पर जाकर टकराता है। और दूसरी तरफ हम रॉय मस्टैंग को देखते हैं जो कि सेंट्रल सिटी में पहुंच जाता है और अब ये रिपोर्टिंग के लिए आगे बढ़ता है जहाँ पर एक लेडी ऑफिसर बैठी होती है और बोलती है, रॉय मस्टैंग मुझे माफ करना लेकिन अभी प्रेसिडेंट यहाँ पर नहीं है। और रॉय बोलता है, हाँ तो कहाँ पर गए हैं वो? और ये लड़की बताती है कि वो साउथ की तरफ गए हैं कुछ इंस्पेक्शन वगैरह करने के लिए। और रॉय बोलता है, साउथ की तरफ। और दूसरी तरफ हम डेल सीटो को देखते हैं जो कि कुछ सूंघता है और बोलता है, ये स्मेल मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी। और हम किंग ब्रैडली को देखते हैं जो कि डेविल नेस्ट पर पहुंच चुका है और बोलता है, हो मैं तो यहाँ पर सिर्फ इंस्पेक्शन करने के लिए आया था पर यहाँ तो कुछ और ही चल रहा है। और इस तरफ हम एड और इजुमी को देखते हैं जो कि उस बंदे से लड़ने के लिए तैयार होते हैं। लेकिन तभी ग्रीड हंसने लग जाता है और बोलता है, क्या मजाक चल रहा है, ये एक बच्चा और एक हाउसवाइफ, भाई तुम दोनों से लड़ने में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं है इसलिए मैं यहाँ से भाग रहा हूँ। और तभी पुलिस वहाँ पर पहुंच जाती है और ये एड और इजुमी एक दूसरे को हक कर लेते हैं डर के। और इस तरफ हम एल्फोंसो को देखते हैं जो कि रेंगते हुए आगे बढ़ रहा होता है और ये लड़की उसके अंदर होती है और बोलती है, ओए रुक जाओ। और ये लड़की उस एल्फोंसो का सर खोल के बाहर आती है और देखती है कि उसके सामने ग्रीड खड़ा है। थोड़ी सी परेशानी खड़ी हो चुकी है, हमें यहाँ से निकलना होगा। और तभी किंग ब्रैडली वहाँ पर आता है और बोलता है, नहीं मैं ऐसा होने नहीं दे सकता, इसलिए मैं तुम्हें जल्दी से खत्म करके अपने घर जाना चाहता हूँ। और ग्रीड अपने हाथों में एक शील्ड बनाता है और बोलता है, अरे ग्रैंडपा जी रिटायरमेंट ले लो, उम्र हो गई है आपकी। लेकिन तभी किंग ब्रैडली बहुत ही तेजी से इसके पास आके इसका हाथ काट देता है और किंग ब्रैडली इसे एक लात मारता है और इसे पीछे धकेल देता है। और किंग ब्रैडली ग्रीड के ऊपर बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा होता है और एल्फोंसो ये देखकर हैरान रह जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि रोआ और आर्मस्ट्रांग की फाइट चल रही होती है और आर्मस्ट्रांग रोहे के हथौड़े के ऊपर एक पंच मारता है और अपनी एल्केमी का यूज करके उसकी शेप को बदल देता है और उसे अपने स्टैचू में कन्वर्ट कर देता है। इसके बाद रोआ अपना हथौड़ा फेंक देता है और बोलता है, लगता है मुझे अपनी पूरी ताकत दिखानी ही होगी। इस बंदे की आंखें लाल हो जाती हैं और ये बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है और फिर ये जोरदार पंच मारता है आर्मस्ट्रांग के ऊपर। लेकिन आर्मस्ट्रांग इसे डॉज कर लेता है और हम देखते हैं कि बाकी जो वहाँ पे काइमेरास होते हैं उन्हें पुलिस ने मार दिया होता है। और यहाँ पे सिर्फ 4-5 ही नहीं बहुत सारे काइमेरास होते हैं
हैं और पुलिस इन सभी को खत्म कर देती है। और तभी डेल सीटो वहाँ पर पहुंच जाता है और उन सभी पुलिस ऑफिसर्स को खत्म करने लग जाता है और डेल सीटो एक पाइप को भी काट देता है, जिसकी वजह से चारों तरफ धुआं ही धुआं हो जाता है और ये दोनों यहाँ से बचकर निकल जाते हैं। इसके बाद हम ग्रीड को देखते हैं जो बोलता है कमीने कहीं के, और ये एक पंच मारने के लिए आगे बढ़ता है किंग ब्रैडली को, लेकिन ब्रैडली उसके गले के अंदर 2 कटानास को डाल देता है। और हम किंग ब्रैडली की आंखों को देखते हैं जिसके अंदर ओरोबोरस का टैटू बना होता है, जिसका मतलब है कि किंग ब्रैडली भी एक होमंकुलस है। जैसे तुम्हारे पास एक अल्टीमेट शील्ड है, मेरे पास मेरी अल्टीमेट आइज है। और इस तरफ हम एल्फोंसो और मॉर्टेल को देखते हैं और तभी ग्रीड इनके पास चलते चलते आ रहा होता है जिसका एक हाथ कटा हुआ होता है और तभी अचानक से ही नीचे गिर जाता है क्योंकि ब्रैडली की दोनों तलवारें इसके गले के अंदर होती है और ये खुद को रिकवर नहीं कर पाता। और तभी डेल सीटो और रोआ भी वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं किंग ब्रैडली अब तुम नहीं बचने वाले, और ये दोनों फाइट करने के लिए आगे बढ़ते हैं किंग ब्रैडली के साथ। और हम देखते हैं कि किंग ब्रैडली डेल सीटो के 2 टुकड़े कर देता है और उसकी डेथ बॉडी पानी के अंदर गिर जाती है और ये लड़की डेल सीटो का नाम चिल्लाने लग जाती है और मार्टेल अंदर बैठी रोने लग जाती है अल्फोंसो की आर्मर के अंदर और बोलती है प्लीज मैं तुमसे भीख मांगती हूँ, प्लीज मुझे बाहर आने दो। लेकिन अल्फोंसो उसे बाहर नहीं जाने देता। और तभी ग्रीड पीछे से आता और बोलता है तुम्हें सच में लगता है कि मैं तुम्हें इतनी आसानी से यहाँ से जाने दूंगा? तुमने मेरे साथियों को मार दिया। और तभी किंग ब्रैडली अपनी दोनों की दोनों तलवारें डाल देता है इसके पेट के अंदर और इसे नॉकआउट करके नीचे फेंक देता है और बोलता है ऐसे ही पड़े रहो। इसके बाद किंग ब्रैडली अल्फोंसो के पास आता है और मॉर्टेल अल्फोंसो को कंट्रोल करती है और किंग ब्रैडली का गला पकड़ लेती है। अल्फोंसो से रोकने की कोशिश करता है, नहीं नहीं मार्टेल ऐसा मत करो, लेकिन मार्टेल नहीं सुनती और ब्रैडली का गला दबोच कर बोलती है अब तुम मरोगे ब्रैडली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। और तभी ब्रैडली अपनी तलवार को अल्फोंसो के आर्मर के अंदर घुसा देता है जिसकी वजह से अल्फोंसो की आर्मर के अंदर खून भर जाता है और कुछ खून के छींटे इसकी सील के आसपास भी गिरते हैं, जिसकी वजह से एक फ्लैशबैक में जाता है जहाँ पर इसको याद आता है जब इसने ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन किया होता है और इसने द ट्रुथ को देखा होता है। ये बिल्कुल वैसा ही फील करता है जैसा एड ने फील किया होता है। कुछ ब्लैक हैंड्स आते हैं और इसकी पूरी की पूरी बॉडी को टुकड़े टुकड़े करके यहाँ से ले जाते हैं और तभी अल्फोंसो अपने सामने देखता है एक काला हाथ होता है और आगे होता है एडवर्ड। इसके बाद हम वापस से प्रेजेंट में आ जाते हैं जहाँ पर एडवर्ड कोशिश कर रहा होता है अल्फोंसो को उठाने की। अल्फोंसो अपनी आंखें खोलता है और एड उससे पूछता है एल क्या तुम ठीक हो? और हम देखते हैं कि अल्फोंसो का पूरा आर्मर टूट चुका है और आर्मस्ट्रांग ने ये करा होता है मार्टेल की बॉडी को बाहर निकालने के लिए। तभी किंग ब्रैडली बोलता है एक सेकंड मुझे तुम दोनों से कुछ सवाल करने हैं। इस ग्रुप का जो मास्टरमाइंड ग्रीड था क्या तुमने उससे पहले कोई डील वगैरह की है कभी? और तब एडवर्ड बोलता है नहीं किंग ब्रैडली ऐसा तो कुछ नहीं हुआ, क्या तुम्हें उससे कुछ इन्फॉर्मेशन मिली? और एडवर्ड अभी भी ना ही करता है और किंग ब्रैडली बोलता है लगता है तुम समझे नहीं एडवर्ड, मैं तुम्हें बोल रहा हूँ क्या तुमने कोई इन्फॉर्मेशन उसके साथ शेयर की है, कोई डील की है क्या? तुम्हारे आंसर के हिसाब से मैं तुम्हें खत्म भी कर सकता हूँ। और एडवर्ड बोलता है नहीं किंग ब्रैडली ऐसा कुछ नहीं था, क्या कोई और सवाल है? और किंग ब्रैडली बोलता है तुम्हारा स्टील का हाथ और तुम्हारे भाई की ये बॉडी, क्या इन दोनों के बीच में कोई कनेक्शन है? लेकिन एड इसके लिए चुप रहता है और उसे कुछ नहीं बोलता। और इसके बाद हम इजुमी का घर देखते हैं जो कि किंग ब्रैडली से बात कर रही होती है और बोलती है आपका शुक्रिया सर, आपने उन दोनों बेवकूफ बच्चों को बचा लिया। और किंग ब्रैडली उसे एक स्टेट अल्केमिस्ट बनने का ऑफर देता है और इजुमी इसका ये ऑफर मान जाती है। और इस तरफ हम एड आर्मस्ट्रांग और एल को देखते हैं जो कि आपस में कुछ बात कर रहे हो और एड अल्फोंसो का आर्मर साफ कर रहा होता है और बोलता है ग्रीड के हाथों में भी एक ओरोबोरस टैटू था, ये वही लोग हैं जो कि फिलोसोफर स्टोन का यूज करके कुछ करना चाहते हैं। और ये सुनकर आर्मस्ट्रांग बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और तभी अल्फोंसो बोलता है भैया मुझे अपनी मेमोरी से याद आ गई। इसके बाद एडवर्ड बोलता है क्या तुम कैसा लगा? और अल्फोंसो बोलता है हाँ ये बहुत ज्यादा अजीब था, पता नहीं कैसे अजीब अजीब से हाथ आ रहे थे, लेकिन मुझे कुछ भी पता नहीं चला कि हम लोग कैसे अपनी बॉडी को वापस पा सकते हैं। मुझे लगता है मिलिट्री के अंदर कुछ बहुत ही बुरा चल रहा है और इन सभी का लेना देना उस ओरोबोरस टैटू के साथ जुड़ा हुआ है, फिलोसोफर स्टोन का भी। और तभी एड बोलता है कि ग्रीड के हाथों में भी बिल्कुल वैसा ही टैटू था, लेकिन किंग ब्रैडली ने उन सबको क्यों मारा जबकि वो उन्हें पकड़कर पूछताछ भी कर सकते थे, लेकिन किंग ब्रैडली ने वहां पर आकर पर्सनली उन सभी को खत्म किया। दाल में कुछ काला है, कुछ तो गड़बड़ है। इसके बाद हम देखते हैं कि सेंट्रल सिटी के आर्मी हेडक्वार्टर के नीचे एक फैसिलिटी होती है जहाँ ब्रैडली बोलता है कि एल्ड्रिक ब्रदर्स ह्यूमन सैक्रिफाइस के लिए बिल्कुल परफेक्ट है और ये लोग कुछ बहुत ही खतरनाक सा प्लान करने वाले हैं। और ग्रीड बोलता है आई रैथ, लेकिन तुम तो किंग ब्रैडली हो ना। और इसके बाद लस्ट बोलती है कि हाँ ये हमारा ही एक भाई है, फादर ने इसको एक इंसान की तरह बनाया है। और हम ग्रीड को भी देखते हैं जो कि वहाँ पर चीनों से बंधा होता है और ग्रीड को समझ आ जाता है कि किंग ब्रैडली भी मिला हुआ है इन सबके साथ। इसके बाद वहाँ पर हम एक बंदे को देखते हैं जो कि वहाँ पर बैठा होता है और ये बंदा बोलता है ग्रीड तुम मेरे बेटे हो, मेरी सोल का एक हिस्सा हो, लेकिन उसके बावजूद भी तुमने मुझे धोखा क्यों दिया? चलो छोड़ो, मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ, क्या तुम फिर से मेरे साथ काम करना चाहते हो? लेकिन ग्रीड उसे मना कर देता है नहीं कभी नहीं। और इसके बाद फादर बोलते हैं ठीक है और ये ग्रीड के पैरों को एक लावा के टब के अंदर डाल देते हैं जिससे कि उसे बहुत तेज दर्द होने लग जाता है और चिल्लाने लग जाता है। इसके बाद फादर बोलते हैं तुम जहाँ से आए हो वहीं पर वापस चले जाओ। और इसके बाद ग्रीड को उस टैंक के अंदर डाल दिया जाता है और ग्रीड खत्म हो जाता है, लेकिन उसके अंदर से एक रेड कलर का लिक्विड निकलता है जो कि फिलोसोफर स्टोन होता है। इसके बाद फादर बोलते हैं मैं तुम सभी से प्रार्थना करता हूँ जब तक प्रॉमिस डे नहीं आ जाता तब तक तुम सब मेरे लिए प्लीज लॉयल रहना। और तभी हम देखते हैं कि फादर उस रेड लिक्विड को पी जाता है और फादर दिखने में एल्ड्रिक ब्रदर्स के फादर की तरह दिख रहा होता है। और इस सीरीज का तीसरा पार्ट यहीं पे खत्म हो जाता है। तो गाइस यही थी आज की वीडियो और इसका अगला पार्ट 1-2 दिन में आ जाएगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कर देना। और गाइस अगर आपने मेरी बाकी की वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज उन्हें भी चेकआउट जरूर करना। तो ठीक है गाइस, जरूर मिलते हैं अगली वीडियो में। We'll be right back.